चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉल्ड बायट-सैवर्ट लॉ। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है, बट व्हेन द सेम चार्ज comes to motion, the effects produced by the charge are both electric as well as magnetic. So, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, then से ये एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, से डीएल लेंथ का। इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग नाम देते हैं करंट एलिमेंट। ये क्या है? करंट एलिमेंट। बहुत छोटा सा पार्ट इस वायर का विच इज कैरिंग सम करंट। तो इस एलिमेंट में देखोगे आप करंट का ये डायरेक्शन है, तो जो डीएल वेक्टर आएगा उस डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इज डायरेक्टेड अलोंग द करंट थ्रू द एलिमेंट। ठीक, P कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं जहां पे इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। P is point where magnetic field is desired. So, let us say ये लेंथ R है एंड जो R वेक्टर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, that is directed from the element to the point. R vector is directed from the element, current element, to point P. Then According to बायट-सैवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस छोटे से एलिमेंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट एट दिस पॉइंट P इज गिवन बाय dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस R बाई R क्यूब। एक एम्पिरिकल फॉर्मूला याद रखिए, बस एम्पिरिकल बोलने से अच्छा विदाउट डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन से हमको कोई कंसर्न अपने लेवल पे नहीं है। ठीक है, where dB is small magnetic field at point P due to this small current carrying element. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ जाएगा? That will be given by integration of this d, and this total magnetic field at point P will be given by mu naught by 4 pi integration of I dl cross R by R. Clear है? जैसा आपको पहले ही बोले थे, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में इन जनरल किसी टॉपिक की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ही आता है। याद करिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज होता था F was equal to Q V क्रॉस B। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी dl क्रॉस R है। ठीक है, तो इस dl क्रॉस R से हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
तो वी कैन इजिली से ये जो बी वेक्टर है वो dl वेक्टर और r वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मींस b वेक्टर will be perpendicular to dl vector, at the same time b vector is perpendicular to r vector. बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? SI unit of magnetic field is Tesla. यहाँ पे एक टर्म आ रहा है म्यू नॉट, जस्ट लाइक एप्सिलॉन नॉट, याद होगा इन केस ऑफ Coulomb's law. Mu naught is called permeability of free space. या permeability of vacuum. तो ये अब यहां से अगर बोला जाए किसी मीडियम की सी परमेबिलिटी म्यू है, what would happen to the magnetic field if permeability of the medium is increased? अगर मीडियम की परमेबिलिटी हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए म्यू का जो टर्म है वो न्यूमरेटर में आ रहा है. सो दैट इज व्हाई वी से greater the permeability, more would be the magnetic field. Greater the permeability, more would be the magnetic field. ये अजीब सा सिंबल से कौन आया है? 6C 4C FF 48. तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होंगे. वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब प्रॉपर्टी देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही क्लोजली स्पेस्ड होंगे. क्लियर है? सो वी कैन से परमिएबिलिटी अलाउज क्लोजिंग ऑफ फील्ड लाइंस. परमेबिलिटी जिस मीडियम का जितना ज़्यादा होगा वो फील्ड लाइंस को उतना ही क्लोजर आने देगा. बात वही कह रहे हैं कि जितना परमेबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा. क्लियर है? फिर से ये दो पॉइंट्स पे एम्फेसिस दे रहे हैं. अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा करंट एलिमेंट है तो जो करंट का डायरेक्शन है वही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है. और आर वेक्टर क्या होता है? R vector is a vector directed from the current element to the point. ये ध्यान रखिए. ठीक है? चलिए लिखिए. मेथड्स फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. वैसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है. मान लीजिए इसी केस में हमको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है. ठीक है, तो एक तो आएगा बाय सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट.
क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाते हैं बाय फॉलोइंग स्मॉलर एंगल पाथ। उस डायरेक्शन में अपने इन 4 फिंगर्स को हम लोग कर्ल करते हैं। चलो डी ए वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, डी एल से आर की तरफ फिंगर्स को घुमाइए। बार बार बोल रहे हैं डायरेक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को मिस मत करिए, डायरेक्शन खुद से फाइंड करिए हर केस में फटाफट। डी ए क्रॉस आर हम दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखो इनटू, क्रॉस से हम लोग इनटू शो करते हैं, डॉट से आउट। बोलिए डायरेक्शन फाइंडिंग में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, ए क्रॉस बी, इसके बाद दूसरा जो मेथड आता है दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब। लिख लीजिएगा पूरा, राइट हैंड थंब। If the fingers of the right hand curled along the direction of current, मान लीजिए करंट ऐसे है, एंटीक्लॉकवाइज। If fingers of right hand curled along the direction of current, then thumb points along the direction of magnetic field। ये जो डिफरेंट मेथड्स बता रहे हैं इनका आप जितना यूज़ कर पाए फास्टली, जिसको भी फास्टली यूज़ कर पाए बस उसी को यूज़ करते रहिए। क्रॉस प्रोडक्ट से अगर कंफर्टेबल है तो बस उसी को करते रहिए, उससे भी आएगी। हाँ ये वाला राइट हैंड थंब रूल आपको देखते ही बता सकते हैं। If fingers of right hand curled along the direction of current, then thumb points along the direction of magnetic field and vice versa। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, इस रीजियन के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। अगर मान लीजिए इसी केस में करंट ऐसे फ्लो करे क्लॉकवाइज, क्लियर है, देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रहा है, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग होती है, हम लोग देखेंगे क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है तो करंट ये थंब की डायरेक्शन पे लगा है, this is going to be the direction of magnetic field corresponding to a straight current carrying wire। वो भी करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे आना चाहिए, ये है करंट की डायरेक्शन, क्लियर है। बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? So this was all about right hand thumb। नेक्स्ट देखिए स्क्रू रूल। स्क्रू रूल भी आपको सिखा चुके हैं। मान लीजिए ये अपना करंट कैरिंग एलिमेंट है और पॉइंट कहीं यहाँ ले दिस, तो आर वेक्टर कुछ ऐसे होगा और ये हमारा डी वेक्टर।
तो DL से R की तरफ आने के लिए स्क्रू को ऐसे घुमाना है। अब स्क्रू अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं वो बाहर आता है, उसको इसमें सीधा यूज करते हैं CIAO, क्लॉकवाइज इनटू एंटी क्लॉकवाइज आउट। तो यहां पे देखिए DL से R की तरफ आना है, DL क्रॉस R आपको फाइंड करना है, तो स्क्रू को ऐसे घुमाना होगा, स्क्रू को ऐसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आएगा। स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्क्रू अंदर जाएगा, क्लॉकवाइज इनटू एंटी क्लॉकवाइज। यही चीज आप वो जो अभी हम लोग देखे थे राइट हैंड थंब रूल, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो इनटू इसके इनसाइड रीजन में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा इधर जस्ट उसका उल्टा होगा, क्योंकि फील्ड लाइन से क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ से इन जाएगा तो इधर से बाहर आना होगा। मान लीजिए ये सर्किल है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अंदर जा रहा है सर्किल के अंदर, तो यहाँ से घूमता हुआ फिर ऐसे आता है, तो इधर कहीं देखोगे बाहर दिखेगा। तो इस क्वेश्चन में अलग देखिएगा, इसमें ये पार्ट का ध्यान रखिए। तो हम लोग इनसाइड रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं देखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इनटू दिखेगा, क्लॉकवाइज इनटू, लेकिन इसमें सिर्फ इनसाइड रीजन, ये पार्ट हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं DL इधर है, R इधर है, तो DL क्रॉस R एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन आपको वैसे भी दिख रहा है, बट इस स्क्रू रूल से आप देखोगे तो किधर आना चाहिए, आउटवर्ड्स। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके बाद डायरेक्शन फाइंड करने का हमारे पास दूसरा मेथड भी रहेगा, इसको बोलते हैं ड्राइंग सर्किल मेथड। याद होगा आपको क्लास 11 में बताए थे A क्रॉस B फाइंड करने के बहुत सारे वेज हैं, तो ये उन्हीं में से कुछ को हम लोग लिस्ट किए थे अभी जस्ट पहले। तो A क्रॉस B का सारा मेथड यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए फिर से ये हमारा छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट, पॉइंट कहीं यहाँ पे। ड्राइंग सर्किल मेथड में करते क्या है, कंसिडरिंग वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है टू बी द सेंटर, दिस लेंथ टू बी द रेडियस, वी ड्रॉ अ सर्किल, मीन्स इसको एक सर्किल का आर्क कंसिडर कर रहे हैं और एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर इस आर्क में करंट ऐसे जा रहा है तो इस सर्किल में करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। अब आप आ जाइए CIAO पे, तो इनसाइड किधर होने वाला है, इनटू क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन इनटू। क्लियर? तो क्या किया हमने, इसके छोटे से आर्क को एक सर्किल का पार्ट कंसिडर किया विद जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है टू बी एट द सेंटर, और इस रेडियस के एक रेडियस का सर्किल बना लिया हमने। अगर ये डायरेक्शन आर्क का है, करंट में आर्क में करंट का ये डायरेक्शन है, तो सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन मिल गया हमको। फिर लगा दिए CIAO, क्लॉकवाइज इनटू एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसका आंसर थोड़ा फास्ट कीजिएगा। ये करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है एट पॉइंट P, क्या डायरेक्शन आएगा।
जल्दी से आना चाहिए आंसर। फास्ट। अनडिफाइंड, बस यही आंसर एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आंसर कर देते हैं नो डायरेक्शन। कहीं पे भी आप करंट एलिमेंट ले लो, सी यहीं पे लीजिए, तो जो डीएल वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर आ गया, आर वेक्टर भी एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जाएगा, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन ये आ गया। डीएल वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर, सो dl cross r will be a null vector, and null vector means random direction, arbitrary direction, undefined direction, but still will have direction. We cannot say no direction. ये पॉइंट हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, नल वेक्टर वाला, अब तो आई थिंक याद हो चुका होगा, दिमाग में अच्छे से फीड रखिएगा इसको। एप्लीकेशंस देख रहे हैं, बैट-सावर्ट लॉ, जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, याद करिए एक फाइनाइट वायर जैसे ही आता था और अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती थी, हम लोग परेशानी में आ जाते थे। हमको एक मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में एक्स फाइंड करना पड़ता था, एक ई वाई, और फिर लास्ट में करते थे ई इज रूट अंडर ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आता था। मैग्नेटिक फील्ड आपको शुरू से बोल रहे हैं, अगर आप डायरेक्शन देख पा रहे हो तो टॉपिक बहुत आसान है, रिजल्ट्स इसमें गिने चुने हैं, आज भी देखेंगे तो सिर्फ हम लोग दो रिजल्ट याद करेंगे, एक सर्कुलर आर्क का, एक स्ट्रेट वायर का, खत्म। इसके बाद कोई रिजल्ट अलग से याद करने की जरूरत स्टैंडर्ड नहीं है। इन दो फार्मूला पे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं, जो आज के क्लास की बात कर रहे हैं, एक क्लास में। फिर रिंग के कारण देखेंगे अलग से, तो वो कुछ ही गिना चुने रिजल्ट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यही इस चैप्टर की ब्यूटी है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इसके कारण देखना होगा, तो खुद से देखिए, तो कहीं पे भी आप करंट एलिमेंट ले लो, सबके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक आ रहा है? यहां पे मान लो करंट एलिमेंट ले लिया डीएल, तो ये हो गया डीएल क्रॉस आर, देखो तो अब डायरेक्शन किधर जा रहा है, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ आओ, इनटू, चलो अब एक यहां पे ले लो करंट एलिमेंट, डीएल इधर, आर इधर, अब देखिए डीएल आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ है, इनटू यहाँ पे देख रहे हैं ये है करंट एलिमेंट डीएल, ये है, अब देखिए डीएल क्रॉस आर, फिर से। तो जब सारा डायरेक्शन एक ही आ रहा है तो हमको रिजॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमको ऐड कर देना है उन सबको, क्योंकि सबका डायरेक्शन जब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो हमको मैग्नीट्यूड्स ऐड करके डायरेक्टली रिजल्टेंट फाइंड कर लेना। तो इसमें ये जो कैलकुलेशन पार्ट आया करता था वो कैलकुलेशन भी नहीं आएगा, सिंपली हम लोग फाइंड कर पाएंगे। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular arc at its center. I है करंट कैरिंग आर्क,
सेंटर पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है टोटल अल्फा, आर है इसका रेडियस, पी इज द पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर लें। क्लॉकवाइज दिख रहा है, डी एन क्रॉस आर से फाइंड कर सकते हैं। क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इनटू होना चाहिए क्योंकि इंटीरियर रीजन में पड़ेगा, इनटू। ये आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अब हमको जो फाइंड करना है, सिर्फ फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग पहले से फाइंड कर चुके हैं। अब एक काम कर रहे हैं, सो यहां से थीटा एंगल पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, और ये छोटा सा एलिमेंट सेंटर पे एंगल फॉर्म करा रहा है डी थीटा। ये है आपका डीएल वेक्टर। डीएल अगर लेंथ देखें तो वो लेंथ कितना है, वी कैन इजिली से रेडियस इनटू एंगल आर डी थीटा। डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर आएगा, तो ये हमारा आर वेक्टर का डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर? डीएल वेक्टर देखिएगा टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू द सर्किल। आर वेक्टर रेडियल दिख रहा है, so we can easily say dl vector is perpendicular to r vector. अगर dl vector r vector के परपेंडिकुलर है, then इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो वो आएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, या टोटल के लिए चाहें तो आप इंटीग्रेशन पहले भी दे सकते हैं, आई डीएल क्रॉस आर का मॉड बाई आर की, क्योंकि डायरेक्शन पार्ट हमको पहले से पता है। यहां पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये आ गया हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। डीएल क्रॉस आर अगर देखें तो ये आ गया डीएल, डीएल मीन्स आर डी थीटा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल आर है, इनटू साइन 90, ए क्रॉस बी का मॉड होता है ए बी साइन थीटा, बाई आर क्यू। यहां से देखिए आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। थीटा के ऊपर लिमिट दे दे, यहां से ले रहे हैं तो 0 से अल्फा, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अल्फा बाई 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है? बोलिए यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो। अब मान लीजिए ये आपको एक क्वाड्रेंट गिवन है और क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी सिर्फ इंडक्शन भी बोलेंगे तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, अभी सिर्फ इंटेंसिटी बोलेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। यहाँ बताइए, तो बताइए कितना आना चाहिए बी एट पॉइंट बी। सबसे पहले डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रहा है इनटू, अब मैग्नीट्यूड की बात करें म्यू नॉट आई, हाउ मच इज अल्फा एंगल एट द सेंटर, पाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 पाई आर। ये आ गया आपका म्यू नॉट आई बाई 8, डायरेक्शन ऑलरेडी आ रखा है इनटू, ये हमारा वेक्टर कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरह से सेमी सर्किल और सर्किल, इन सब का रिजल्ट्स अगर याद रखेंगे आप ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ये मान लीजिए सेमी सर्कुलर वायर है, करंट कैरिंग वायर, करंट ऐसे जा रहा है, रेडियस आर है। बताइए कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें, आउट। मैग्नीट्यूड कितना, अल्फा की जगह क्या पुट कर देना है, पाई। एंगल एट द सेंटर बीइंग फॉर्म्ड बाय दिस आर्क इज 180 पाई। तो आ गया म्यू नॉट आई पाई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट था उसका जस्ट डबल मैग्नीट्यूड आया है, सर्किल के कारण तो बता नहीं सकते हैं। खैर यहाँ पे वेक्टर देखेंगे तो वो डॉट आएगा। मान लीजिए एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है आई, रेडियस आर, पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका भी डबल आना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 2। डायरेक्शन सबके कारण एक ही रहेगी। दो सेमी सर्किल का रिजल्ट डायरेक्टली ऐड कर दें तो जो सेमी सर्किल का रिजल्ट है उसका 2 टाइम्स। क्लियर है। अब जो दूसरा हम लोग देखने वाले हैं दैट इज अ स्ट्रेट वायर। मान लीजिए एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है हमको। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। ध्यान रखिएगा ये जो रिजल्ट याद करेंगे फिगर के साथ याद करेंगे। एंगल कहाँ पे ले रहे हैं, उस पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करनी है, इस बात का ध्यान रखना। फिर से एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट थीटा एंगल पे लेंगे। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बहुत बार कैलकुलेशंस कर रखा है, तो ट्राई करिए थोड़ा सा खुद से। यहाँ से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करा रहा है डी थीटा। से दिस इज एक्स और एक्स में ये स्मॉल चेंज डी एक्स, तो डी वेक्टर बेसिकली है डी एक्स वेक्टर। डी एक्स वेक्टर का ये डायरेक्शन है, आर वेक्टर का ये डायरेक्शन है। सबसे पहले इस केस में देखिए ये जो डी एक्स वेक्टर है और आर वेक्टर इन दोनों में कोई लाइन ले सकते हैं, बीच में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि एलिमेंट का थिकनेस बहुत छोटा है, बहुत ही स्मॉल लेंथ का है। ये मान लीजिए हमारा आर वेक्टर और ये डिस्टेंस आपको गिवन है। अच्छा एक काम करो, ये स्मॉल आर से गिवन है, चलो, और ये हमारा कैपिटल आर वेक्टर। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल देखिए थीटा, ये एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होना चाहिए। सो दिस एंगल वुड बिकम 90 प्लस थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। नाउ क्लियरली द एंगल बिटवीन dx वेक्टर विच इज dl वेक्टर और जो r वेक्टर लिखते थे वो कैपिटल R वेक्टर यहाँ पे इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। अब ये लेंथ कितना आ जाएगा, r से थीटा, बेस है आपका हाइपोटेनस पूछा गया है, दिस एंगल इज गिवन थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा। तो ये आ गया r से थीटा। x बाई आर
tan थीटा, याद करिए ये कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उस समय बोले भी थे, इसको ऑलमोस्ट याद रख लीजिए फटाफट, क्योंकि आगे तक आता रहेगा ये। फिर आ चुका x इज r tan थीटा, तो dx कितना, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये है। Now, small magnetic field due to this element at point P, अगर देखिए सबसे पहले डायरेक्शन की बात, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, डायरेक्शन किधर जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों को दिख चुका है। Now we are interested in finding the magnitude point, वो आ जा रहा है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस r dx r इंटू साइन, दोनों के बीच में एंगल आया है 90 प्लस थीटा, तो dx क्रॉस r का मॉड लिख रहे हैं, dx r साइन ऑफ एंगल थीटा बाई r क्यूब। ध्यान रखिएगा ये स्मॉल r ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जबकि कैपिटल R इस एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट से है, दैट इज कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई, एक आ तो डायरेक्टली कैंसिल होता दिख रहा है, बाई 4 पाई, dx को लिख रहे हैं r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बाई r स्क्वायर बच रहा है, मीन्स ये कैपिटल R कितना था हमारा, r सेक थीटा, तो आ गया r स्क्वायर सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, एक r भी कैंसिल, सिंपल सा टर्म बच रहा है। फिर देखिए इंटीग्रेशन को, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट अभी कहाँ से कहाँ जाएगा, एक बार एंगल देखिए इस लाइन से जा रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरी बार क्लॉकवाइज, तो लिमिट विल बी फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। बोलिए यहां तक कहीं पे कोई डाउट किसी को? अब इंटीग्रेट कर देते हैं। So total magnetic field at point P is mu naught I by 4 pi r cos theta का इंटीग्रेशन sin theta लिमिट माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, ये आ जाएगा mu naught I by 4 pi r sin अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन माइनस बीटा हो जाएगा माइनस साइन बीटा, तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एंगल कहाँ पे है ध्यान रखिएगा, पॉइंट पे, अदरवाइज पता चला कि बच्चे बुक पढ़ना शुरू किया और परेशान, बुक में फॉर्मूला दिया है सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो वो ये एंगल्स दिया रहता है जहाँ कॉस आ रहा है, तो ये एंगल अगर अल्फा पता है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अल्फा तो ये 90 माइनस बीटा है, सॉरी ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा है, पुट कर दीजिए अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा, बीटा की जगह 90 माइनस बीटा, वही रिजल्ट आ जाएगा आपका बुक वाला। इसके बोल रहे हैं जब भी रिजल्ट याद रखेंगे सेटअप के साथ याद रखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे तो देखें एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाना था इस लाइन से, रेफरेंस लाइन से, दूसरी बार क्लॉकवाइज, इसलिए लिमिट हमने माइनस बीटा टू प्लस अल्फा दी। अब मान लीजिए कहीं ऐसा सेटअप गिवन है, सपोज ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, और ये लेंथ आपको आर गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है एट पॉइंट पी। तो
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, अगर डी एल आर इधर आएगा, डी एल से आर की तरफ आइए, डी एल क्रॉस आर आउटवर्ड्स, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का दिख गया। मैग्नीट्यूड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखोगे आप मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बिल्कुल सेम होना चाहिए। लिमिट इसमें देखेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस रेफरेंस लाइन से देखेंगे तो जो भी थीटा लिए होंगे हम, इसी रेफरेंस लाइन से अगर थीटा लिए तो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में लिमिट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, अल्फा से बीटा, अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव। ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही सेंस में जा रहे हैं। पहले एक जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो दूसरा जा रहा था क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए एक नेगेटिव ले रहे थे तो दूसरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जा रहा था। यहाँ पे दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो नेगेटिव लेने का मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन बीटा माइनस साइन। तो ये अलग से भी आप चाहे तो प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको एज अ फॉर्मूला याद रखने का सोच लिया, अच्छा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन फाइंड करके रखा है डॉक्टर। बोलिए, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ये तो हमने फाइंड किया फॉर फाइनाइट लेंथ वायर। इससे अब सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इन सब का रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यही वायर अगर हम इनफाइनाइट वायर ले लें और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए पी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, तो वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। देखिए इस केस में अल्फा भी 90 को टेंड करेगा, बीटा भी 90 को टेंड करेगा, साइन 90 प्लस साइन 90 2 आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। बस डायरेक्शन देखिए, रिजल्ट रटा रटा। अब डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट की जगह अगर सेमी इनफाइनाइट वायर लें तो आधा हो जाएगा। चलो उसमें भी कुछ वैरायटी कंसिडर कर लें ताकि आगे परेशानी ना हो आपको। सबसे पहला तो ये है वायर, डायरेक्शन देखें यहाँ पे तो कहीं पे भी डी ले लो, डी क्रॉस है, यहाँ पे भी मान लीजिए ऐसे ही करंट जा रहा है, इधर इन्फिनिटी जा रहा है, मीन सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। ये डिस्टेंस आ रहा है, कितना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं। वैसे तो बोल सकते हैं इसका आधा आना चाहिए, तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर, आंसर को पहले से पता है, बट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लगाने तो अल्फा देखिए 90 बट बीटा इज 0, तो आगे आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और डायरेक्शन देखिए कहीं पे भी डी एल क्रॉस आर, डी एल से आर की तरफ आइए, बोलिए अभी तक किसी पार्ट में कोई डाउट किसी को? अब मान लीजिए सेमी इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसा है, पॉइंट कहीं यहाँ पे,
हो सकता है आपको ये लेंथ दिया हुआ हो सकता है आपको ये लेंथ दिया हुआ। एनीवेज, अगर ये एंगल गिवन है तो हमको फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमको ये लेंथ दिया है या ये दिया है, क्योंकि एक दिया होगा लेंथ, एंगल गिवन है, दूसरा लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। करंट कैरिंग वायर यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट है, इसके कारण यहाँ पे बताना है मैग्नीट्यूड। तो दोनों देखिए एक ही सेंस वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला थीटा, दूसरा देखेंगे 90। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आनी है उसका मैग्नीट्यूड देखें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन 90 माइनस साइन, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 1 माइनस साइन। डायरेक्शन की बात करें तो डीएल कहीं पर लेगा, यही मान लो डीएल है, आर इधर, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ। A semi-infinite wire, an infinite wire is bent as shown. Say current is I. An infinite current carrying wire is bent as shown. Find the magnetic field at point P. तीन पार्ट में तोड़ दो इसको, सब जाना पहचान नजर दिखेगा। एक यहाँ से लेफ्ट सेमी इनफाइनाइट वायर, एक सेमी सर्कुलर और अगेन एक सेमी इनफाइनाइट। सबके कारण बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही सेंस में जा रहे हैं, सॉरी करंट तो एक ही सेंस में जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सबके एक ही आएगा। आप चाहें तो अलग अलग चेक करें, पहले इसके लिए देख रहे हैं, डीएल इधर आर इधर, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ हो इंटू, इसके कारण तो इंटू ही दिख रहे, यहाँ आ जाए, डीएल इधर आर इधर, डीएल आर, आर वेक्टर हमेशा एलिमेंट से पॉइंट की तरफ, तो डीएल आर, डीएल से आर की तरफ जाओ, ये डीएल आपका इससे आर की तरफ इंटू, तो सीधा ऐड करते जाना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 2 का देखें म्यू नॉट आई बाई 4 आर, 3 का म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, डायरेक्शन किधर है सबका इंटू, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 and direction is
ठीक है। ये राइट एंगल है यहाँ पे, एक सर्कुलर आर्क, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, उसको ऐसे बेंड किया। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P। बच्चा वाला क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आ जाएगा। फिर से 3 सेगमेंट, सेमी इनफाइनाइट, 3 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल एंड अगेन सेमी इनफाइनाइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों सेमी इनफाइनाइट्स के लिए या तो डीए वेक्टर और आर वेक्टर पैरेलल है या डीए वेक्टर आर वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो कैन वी सी ड्यू टू सेगमेंट 1 and segment 3 the magnetic fields would be individually 0। तो सिर्फ 2 के कारण होता है, डायरेक्टली रिजल्ट बता सकते हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3। ये तो नल वेक्टर, ये कितना μ0I/4 πr इनटू एंगल एट द सेंटर कितना फॉर्म कर रही है 3π/2। वैसे तो डायरेक्टली बता सकते हैं, क्वाड्रेंट का अगर याद हो μ0I/8r तो उसका 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3 μ0I/8r। डायरेक्शन की बात करें तो इनटू क्लॉकवाइज। Due to the current carrying wire shown, find the magnetic field at point P। कुछ ट्राई करिए इसको। सेम है, कोई डिफरेंस है? यस सर, सेम। एग्जैक्टली। यस सर। ठीक है, तो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है यहाँ पे। ये देखिएगा, ये अलग XY प्लेन में है, ये YZ प्लेन में है, लाइक दिस। इनफाइनाइट वायर है, went like this, you have to find magnetic induction at point P। ये दो आ गया, 1 और 2। दोनों के कारण डायरेक्शन देखिए, ये काम कर रहे हैं,
दोनों को इंडिविजुअली लिख रहे हैं। B2 का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। एंगल कितना फॉर्म हो रहा है इस आर्क के कारण सेंटर पे 2 पाई माइनस थीटा। और डायरेक्शन पार्ट देखें तो आउट, दोनों का ही आउट आएगा। B1 देख रहे हैं। अब B1 में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस पॉइंट का ध्यान रखिए। सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे थीटा बाई 2, अब यहाँ पे थीटा बाई 2। ये सब बच्चे सही लेते हैं, बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में गड़बड़ कर देता है, सब आर ले लेते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंथ है तो ये लेंथ आएगा कितना, रेडियस आ गया फिर आप ये आर, ये थीटा बाई 2, तो ये लेंथ आ गया आर कॉस थीटा। इसी में अगर आर ले लोगे तो सारा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। तो B1 आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर विच इज आर कॉस थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा प्लस साइन B2। ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 2 tan थीटा बाई 2। डायरेक्शन इसका भी देखेंगे, डॉट ही आ रहा है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be B1 plus B2 which is mu naught I by 4 pi r 2 tan theta by 2 plus 2 pi minus theta dot। बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को? ये प्रॉब्लम देने का जनरली पर्पस ये है कि इसका आंसर जनरली नहीं आता है बच्चों का सही। रीजन सिर्फ यही, यहाँ तक सब सही रहता है, यहाँ पे आर कर दिया। आर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो वैल्यू आर रहता है। चार साइड में तोड़ दो, मैग्नीट्यूड तो सबका पता होगा, अब तक तो याद हो गया होगा। B1 सेमी इनफाइनाइट वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू पॉइंट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब ये एक और नालायक वाला काम मत कर देना कि सेमी इनफाइनाइट वायर सुनते ही म्यू नॉट आई बाई लिख दिए 4 पाई आर। पॉइंट यहाँ है 0, क्लियर है? इसमें सेटअप के साथ आर पॉइंट लेते हैं, वो यहाँ लेते हैं, तब यहाँ आता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब डायरेक्शन देखेंगे, डी एल इधर है, आर मान लीजिए इधर, कहीं पे भी आर इधर भी ले सकते हो, कहीं एलिमेंट हम यहाँ लिमिट ले रहे हैं। डी एल क्रॉस आर, डी एल से आर की तरफ आओ तो माइनस के क्या बोलना, डायरेक्शन में कोई डाउट? उसके बाद ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लस के क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड क्वाड्रेंट है, म्यू नॉट आई बाई 8 आर, ये आ गया प्लस के का। 3 वाला देखो B3, ये y, ये है z, तो ये करंट ऐसे आ रहा है, ये है डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नीट्यूड कितना, म्यू नॉट आई बाई 8 आर, डायरेक्शन बोलिएगा। B3 तक कोई डाउट किसी को? B4 देखिए ध्यान से,
एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है बट एक्जेड प्लेन में है, एक्स वाई में नहीं। यहाँ ये जेड एक्सिस यहाँ कहीं से स्टार्ट किया एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसे करेंट जा रहा है इस तरह, डी एल आर ऐसे, मान लीजिए डी एल यहीं पे ले लीजिए तो डी एल क्रॉस आर, डी एल से आर की तरफ जे कैप आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर डायरेक्शन। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be given by vector sum of all these, just put कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं, आई कैप जे कैप के कैप ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, हो गया आंसर। क्लियर है? तो इस टॉपिक पे अच्छे से प्रॉब्लम करिएगा आप लोग, उसके बाद फिर रिंग वगैरह का रिजल्ट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में एक दो रिजल्ट्स देखेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। अच्छा, ठीक है, तो प्रैक्टिस करके रेडी रहिएगा। बोलिएगा, कोई डाउट?